हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं परासरण और विसरण में अंतर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ हमने लिख लिया परासरण और एक तरफ लिख लिया हमने विसरण। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परासरण में क्या बातें हमें लिखनी। सबसे पहले यहाँ पर हमें इसकी क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है परासरण की। परिभाषा क्या होती है परासरण की, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं जब हम परासरण दाब का अध्ययन कर रहे थे। परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। ओके, तो परासरण की पहले अंतर में हमें इसकी परिभाषा लिखना है। अब विसरण देखिए, जो विसरण होती है, विसरण में क्या होता है, जो आपके विलय के अणु रहते हैं वे अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जाते हैं। कहां पे जाते हैं, अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं विलय के अणु। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें विलय के अणु अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर गमन करते हैं, वह क्रिया क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। ओके, तो ये हो गया परासरण का पहला अंतर और ये हो गया आपका विसरण का पहला अंतर। ओके, देखिए परासरण में यदि हम दूसरा अंतर देखें तो परासरण का जो संबंध होता है वो केवल किससे होता है, विलयन से होता है। परासरण का संबंध केवल विलयन से होता है, जबकि यदि मैं बात करूं विसरण की, तो विसरण का जो संबंध होता है वो गैसों से भी होता है और साथ ही साथ आपके द्रवों से भी होता है। क्या किससे होता है, द्रवों से भी होता है। जबकि परासरण का संबंध विलयन भी एक प्रकार का द्रव है, अर्थात परासरण का संबंध केवल द्रवों से होता है, जबकि जो विसरण का संबंध होता है वो गैसों से भी होता है, द्रवों से भी होता है। मतलब परासरण की क्रिया केवल आपको विलयन में देखने मिलेगी, अर्थात द्रवों में देखने मिलेगी, लेकिन जो विसरण की क्रिया है वो आपको गैसों में भी देखने मिलेगी और द्रव में भी देखने मिलेगी। जैसे कि आप कहीं अगरबत्ती जलाते हैं तो वो जब जलाते हैं तो अगरबत्ती की सुगंध जहां जलाते हैं वहां अधिक रहती है और कहाँ कम रहती है, उसके आसपास कम रहती है। तो क्या होता है, जो गैस के अणु रहते हैं वो जहां अगरबत्ती की सुगंध का अधिक घनत्व वहां से कहा जाती है जहां पर सुगंध का कम घनत्व या उस सुगंध के जो अणु है उसके कम होते हैं। ओके, तो अगरबत्ती जब हम जलाते तो जो गैस के अणु है वो अधिक घनत्व से, मतलब वो जहां ज्यादा है कम घनत्व की, जहां वो कम है वहां पर जाते हैं, जिससे कि सेंट जो है पूरे वातावरण में फैल जाती है। तो यही होता है आपकी विसरण की प्रक्रिया में, मतलब कि अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर गमन होता है इसमें विलय के अणुओं का। ओके, तो ये हो गया आपका दूसरा अंतर परासरण और विसरण में। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे अंतर के बारे में। परासरण की क्रिया के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। जैसा कि जब हम परासरण दाब का अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर हमने देखे थे कि परासरण की प्रक्रिया के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि मैं बात करूं विसरण के लिए, तो विसरण की प्रक्रिया के लिए किसी भी अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, जैसे कि आपने अगरबत्ती जलाए तो ऐसा नहीं कोई अर्ध पारगम्य बीच में झिल्ली होगी और उसे पार करके जो गैस के अणु वो वहां पर जाएंगे जहां पर उसका घनत्व तो कम है, ऐसा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परासरण की क्रिया में जैसे कि आप जानते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर लेते चौथे अंतर के बारे में। देखिए, परासरण की क्रिया में क्या होता है, एक दाब आरोपित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। मतलब कि इसमें एक दाब लगता है, परासरण की क्रिया में एक दाब लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, आपका परासरण दाब कहते हैं। क्या लगता है, इस प्रक्रिया में दाब लगता है जिसे हम परासरण दाब कहते हैं। जबकि यदि मैं बात करूं तो विसरण में किसी भी प्रकार का दाब नहीं लगता है, किसी भी प्रकार का दाब आरोपित नहीं होता है विसरण की प्रक्रिया में। अब हम बात करते हैं पार्श्व अंतर के बारे में। देखिए, परासरण की क्रिया में जो विलायक के अणुओं का जो वेग रहता है वो प्रारंभ में बहुत अधिक रहता है और फिर धीरे धीरे कम होते जाता है। ओके, तो परासरण की क्रिया में प्रारंभ में जो आपका वेग होता है, वो कैसा होता है, आपका अधिक होता है और फिर बाद में क्या होते जाता है, धीरे धीरे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। क्या होते जाता है,
कम होते जाता है। मतलब परासरण की क्रिया में विलायक के अणु प्रारंभ में बहुत तेजी से गति करते हैं, उनका वेग बहुत अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ये जो वेग होता है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जबकि यदि मैं बात करूं विसरण की प्रक्रिया की, तो विसरण की प्रक्रिया में वेग एक समान रहता है, वेग हमेशा एक समान रहता है, मतलब बदलता नहीं है, एक सा बना रहता है। ओके, तो परासरण और विसरण में हो गए आपके 5 अंतर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। पहला अंतर क्या है, परिभाषा, और विसरण की भी परिभाषा है। विसरण की परिभाषा क्या होती है, विलय के अणुओं का अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर गमन करना। दूसरा, परासरण का संबंध केवल विलयन से है, जबकि विसरण का संबंध गैसों तथा द्रवों से है। तीसरा, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती विसरण की प्रक्रिया में। इसमें एक दाब लगता है जिसे परासरण दाब कहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का दाब नहीं लगता है। पांचवा, प्रारंभ में वेग अधिक और फिर धीरे धीरे कम होते जाता है, और इसमें वेग एक समान रहता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।